Very good afternoon, all of you. आशीष, आशीष, मनीष, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वरुण, माधव, रजनी, सोनू, शालिनी, साहिनी, कुलदीप, गुड आफ्टरनून। तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, और सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में, ठीक है, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो एडवांस लेवल की क्लास होने वाली है। ठीक है, अभी तक जो 4 क्लासेस हुई हैं सीटिंग अरेंजमेंट की, वो चारों ही चारों बेसिक क्लासेस थी। चारों ही क्लासेस में हमने क्लोज्ड और ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चंस किए। ठीक है, और आज जो हम करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के, वो थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी हाँ, तो तैयार हैं आप भाई उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए? मजा आएगा बेटा, क्वेश्चन सभी को बनाने हैं। आप ये मत सोचना कि सर हम तो बैंकिंग का एग्जाम नहीं देंगे तो हम ये क्वेश्चंस क्यों करें। बेटा सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बनाने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने के बाद एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा। बस हमें एग्जाम में उसी कॉन्फिडेंस की जरूरत है, इसीलिए हमें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम कोशिश तो करो बेटा। क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो ये अलग बात है, सबसे पहले हमें कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, कोशिश करने का फायदा यही होगा कि एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाएगा जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी हाँ, तो कल हम लोगों ने 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 16 टोटल। भैया 16 अरेंजमेंट हम लोग बना चुके हैं। देखो 16 अरेंजमेंट का मतलब समझ रहे हो? अगर एक अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन बनते हैं तो 16 अरेंजमेंट से 80 क्वेश्चन बन गए। तो टोटल 80 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है भाई मेरे, कितने? 80 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। चलिए साहब, तो ये है 17th अरे, ये वाला क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं। अरे ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, 17वां क्वेश्चन तो हो गया। 17वीं अरेंजमेंट तो हो चुकी है भाई। ये वाला क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं। अरेंजमेंट होगी 18th। शिट, चलिए कोई बात नहीं। एटींथ अरेंजमेंट होगी, 18th। हाँ जी, 17वीं अरेंजमेंट हो चुकी थी। बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ, करो कोशिश। एक कोशिश आप लोगों की तरफ से। हाँ जी, की ओर कुछ दक्षिण की ओर मुख करके बैठे जी। 8 दोस्त हैं, ए बी सी डी एल एम एन ओ। एक पंक्ति में कुछ उत्तर की ओर कुछ दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब एक सिंगल रो वाला क्वेश्चन है जिसमें कुछ लोगों का फेस नॉर्थ में है और कुछ लोगों का फेस साउथ में। हमें ये नहीं पता किसका फेस नॉर्थ में है किसका साउथ में है। यदि एक महीने का 27वां दिन शुक्रवार है तो बेटा 27 तारीख को क्या है? शुक्रवार। तो उस महीने का चौथा दिन क्या होगा? तो मेरे भाई 4 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखो 27 का फ्राइडे है तो 4 का क्या होगा? 27 और 4 में कितने दिनों का अंतर है सर? 27 और 4 में 23 दिनों का अंतर है। 23 दिन में कितने ऑड डेज बनते हैं? रिमाइंडर ऑफ 7। भैया 7 या 21 कितना बचा? दो ऑड डेज बन गए। अब आप 27 से 4 तारीख पे जा रहे हो तो कैलेंडर में पीछे जा रहे हो, तो जो दो ऑड डेज हैं उसको माइनस का 2 कर दो। तो फ्राइडे माइनस का 2 क्या होगा? वेंसडे। भाई शुक्रवार में से 2 घटा दो तो गुरुवार और बुधवार। बुधवार आंसर आ गया। इसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर ये बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा? क्यों भाई? चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। जो थोड़ा बहुत समय मिला आप लोगों को, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने और समझने का समय दिया गया था आप लोगों को, ताकि थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन समझ आ जाए लिखा क्या है। तो क्वेश्चन क्या है? 8 पर्सन है जो कि एक सिंगल रो में बैठे हैं। हमें नहीं पता किसका फेस नॉर्थ है किसका फेस साउथ है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट को बेटा कैच करो। सबसे पहला पॉइंट, ओनली
ओनली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में सिर्फ 3 व्यक्ति हैं। तो यहां पर हमें एन का फेस नहीं पता, तो हम यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी ले सकते हैं भैया। एन का फेस नॉर्थ में भी हो सकता है, एन का फेस नॉर्थ में भी हो सकता है, और एन का फेस साउथ में भी हो सकता है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हमने अलग अलग बना ली। और क्वेश्चन क्या है, एन के लेफ्ट में 3 पर्सन है, तो अगर एन का फेस नॉर्थ में है तो जो एन का लेफ्ट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा। तो एन के लेफ्ट में 1 2 3, 3 व्यक्ति एन के लेफ्ट में बैठे हैं। तो अगर 3 व्यक्ति एन के लेफ्ट में बैठे हैं तो बेटा बाकी के लोग कहाँ होंगे सर, बाकी के लोग सारे राइट में होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एन का फेस अगर साउथ में है तो जो एन का लेफ्ट होगा वो हमारा राइट होगा। तो एन के लेफ्ट में 3 पर्सन है, तो बाकी के लोग कहाँ होंगे, बाकी के इस साइड होंगे। 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8। चलिए नेक्स्ट, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, बी एन के दाई और दूसरा है। देखो अगर एन का फेस नॉर्थ में है तो एन का राइट ये है, पहला राइट दूसरा, तो बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एन। और अगर एन का फेस साउथ में है तो एन का राइट ये होगा, तो एन के सेकंड राइट में कौन है, बी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ओ डजंट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। देखो मेरे भाई, ओ के थर्ड लेफ्ट में किसको बैठाना है, सी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओ को बैठाएंगे, ओ के थर्ड लेफ्ट में सी आना चाहिए, लेकिन ओ ना तो किनारे पर बैठेगा ना ही ओ बी के साथ बैठेगा। तो देखो ओ की पॉसिबिलिटीज खत्म करो। ओ बी के साथ नहीं आएगा, ओ बी के साथ नहीं आएगा, ओ किनारे पर भी नहीं आएगा, ओ किनारे पर भी नहीं आएगा। तो ओ के बैठने की सिर्फ 2 जगह बची, 1 और 1 2। और ओ को ऐसी जगह बैठाओ ताकि वहां से थर्ड लेफ्ट पे सी आ सके। अगर ओ का फेस, O doesn't sit at any extreme end, O is not an immediate neighbor of B, है ना। और C sits third to the left of O। अब या तो O यहां आएगा या तो O यहां आएगा। अगर मैं O को यहां बैठाऊं तो बेटा O का जो थर्ड लेफ्ट है वो इस साइड तो बन नहीं पा रहा, 1 2 3 यहां बन पा रहा है। और अगर मैं O को यहां बैठाऊं तो जो O का थर्ड लेफ्ट है वो इस साइड तो बन नहीं पा रहा, और ओ का थर्ड लेफ्ट बेटा इस साइड भी नहीं बन पा रहा, क्योंकि ओ के थर्ड लेफ्ट पे सी को आना है, यहाँ पे बी ऑलरेडी बैठा है। इसका मतलब है ओ कुल मिलाकर यहां भी नहीं आ सकता, ओ कुल मिलाकर यहां भी नहीं आ सकता, समझ रहे हो। तो ओ जो है अल्टीमेटली यहां बैठेगा, और ओ के थर्ड लेफ्ट पे सी है। तो ओ का फेस कहां बनाऊं मैं, ताकि ओ के थर्ड लेफ्ट पे मैं सी को बैठा सकूं। ओ का फेस किधर होना चाहिए सर, ओ का फेस होना चाहिए साउथ में, ताकि ओ का थर्ड लेफ्ट ये बन जाए, 1 2 3, ओ के थर्ड लेफ्ट पे सी है। देखो ओ बी का नेबर नहीं है, ओ जो है वो किनारे पर नहीं है। ओ को मैं यहां बैठाऊंगा या फिर यहां बैठाऊंगा। अगर मैं ओ को यहां बैठाता हूं तो बेटा ओ का थर्ड लेफ्ट ना तो ये बन पाएगा और ना ही ओ के थर्ड लेफ्ट पे इस साइड सी आ पाएगा। इसका मतलब ओ यहां भी नहीं है, तो फाइनली ओ यहां आएगा। अब ओ के थर्ड लेफ्ट पे सी है तो ओ का फेस नॉर्थ में करना पड़ेगा, और उसके थर्ड लेफ्ट पे सी आ गया, उसके थर्ड लेफ्ट पे सी आ गया। चलिए साहब नेक्स्ट, सी एंड ओ फेस सेम डायरेक्शन। देखो सी और ओ का फेस सेम डायरेक्शन में है, ओ का फेस साउथ में है तो सी का फेस भी साउथ में है, ओ का फेस नॉर्थ में है तो सी का फेस भी नॉर्थ में है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस नॉर्थ। बेटा जो डी के इमीडिएट नेबर है उन दोनों का फेस नॉर्थ में है, तो डी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, डी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, दोनों इमीडिएट नेबर का फेस नॉर्थ में नहीं है। डी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, तो 100% डी यहां है, और डी के दोनों इमीडिएट नेबर का फेस नॉर्थ में है। डी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, डी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, दोनों इमीडिएट नेबर का फेस नॉर्थ में नहीं है। डी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, दो इमीडिएट नेबर नहीं है, तो डी यहां है, और दोनों इमीडिएट नेबर का जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है ना। डी डजंट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन। जो पर्सन किनारे पर बैठे हैं उनका मुख एक दूसरे के विपरीत है, एक का फेस नॉर्थ में है तो दूसरे का फेस साउथ में होगा, एक का फेस अगर नॉर्थ में है तो दूसरे का फेस साउथ में होगा। अभी तक हमारी दोनों ही अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है, कोई भी अरेंजमेंट गलत नहीं है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन फेस सेम डायरेक्शन,
एन के जो इमीडिएट नेबर है उनका फेस एक ही डायरेक्शन में, इसका भी साउथ, इसका भी साउथ। एन के जो दोनों इमीडिएट नेबर है इनका फेस सेम डायरेक्शन में, इसका भी नॉर्थ, तो इसका भी फेस नॉर्थ में होगा। ठीक है। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, ए एल के सेकंड लेफ्ट पर है। एल को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एल के सेकंड लेफ्ट पे ए नहीं आ सकता। एल को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एल के सेकंड लेफ्ट पे ए नहीं आ सकता। एल को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एल के सेकंड लेफ्ट पे ए नहीं आ सकता। ठीक है। तो जो ए है वो कभी भी एल के सेकंड लेफ्ट पे नहीं आ सकता, इसका मतलब ये अरेंजमेंट हमारी बिल्कुल ही गलत हो गई। तो एल के सेकंड लेफ्ट पे ए नहीं आ सकता, एल के सेकंड लेफ्ट पे ए नहीं आ सकता, यहां पर एल के सेकंड लेफ्ट पे ए आ सकता है, एल के सेकंड लेफ्ट पे ए आ सकता है। डी फेसेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू एल, जो डी का फेस है वो एल के अपोजिट है, एल का फेस साउथ तो डी का फेस नॉर्थ में है। और जो पर्सन बचा वो कौन सा पर्सन बचा बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी डी और एल एम एन ओ। और ये अरेंजमेंट हमारी कंफर्म हो गई और ये अरेंजमेंट हमारी गलत हो गई। ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा। दो पॉसिबिलिटीज हमें बनानी पड़ी लेकिन अल्टीमेटली हमने इस क्वेश्चन को बना दिया। कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, पॉसिबिलिटीज बनाते जाओ, आंसर पाते जाओ, बड़े प्यार से पॉसिबिलिटीज बनेंगी। हड़बड़ाहट और घबराने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई। अभी आप इस क्वेश्चन को पढ़ना, ये है खतरनाक क्वेश्चन, ये है खतरनाक सा क्वेश्चन, ये है खतरनाक सा क्वेश्चन। ये है खतरनाक सा क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। नहीं बना पा रहे हो तो क्वेश्चन को पढ़कर उसकी लैंग्वेज पाएगा। तो लैंग्वेज पढ़ो सिर्फ, क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो वो बात अलग है। ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, लैंग्वेज को पढ़ना सीखो, बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो एग्जाम में। क्वेश्चन सर पहली बार समझ में आ रहे हैं, थैंक यू सर। साहब, तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। जितना भी टाइम आपको मिला वो काफी है आप लोगों के लिए। अब देखो ये जो खतरनाक सा क्वेश्चन है, इस खतरनाक क्वेश्चन को हम कितने आसानी से सॉल्व कर देंगे, मतलब आपको एहसास भी नहीं होगा, इतने प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जैसे कुछ बच्चों को भैया इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है ना इंजेक्शन से कुछ लोगों को, लेकिन लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो पता भी नहीं लगने देते कि इंजेक्शन कब लगा दिया उन्होंने। तो भैया उन्हीं डॉक्टर्स में से हम एक डॉक्टर हैं
जो पता भी नहीं लगने देंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हम एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ेंगे और बारीकी से समझेंगे। देखो क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या है कि टोटल 11 लोग हैं जो कि एक पंक्ति में बैठे हैं, सबका फेस कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में। 11 लोगों को पंक्ति में बैठाना है, सबका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में। 11 में से 4 ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, मतलब कुछ सिक्के हैं, 4 लोगों के पास सिर्फ 11 में से। अच्छा, कोई भी 2 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं बैठेंगे जिनके पास सिक्के होंगे, यानी कि मैक्सिमम 2 ही लोग एक साथ बैठ सकते हैं जिनके पास सिक्के हैं। तो ये इंफॉर्मेशन तो हमें सिर्फ ये बता रही है। अब पहला पॉइंट क्या है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड इज कैरिंग सम मनी, मतलब एक जेड का इमीडिएट नेबर है जिसके पास कुछ सिक्के हैं। तो ये मेरे लिए हिंट है, इस हिंट को मैं लिख लेता हूं, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड कैरिंग सम मनी। एक इमीडिएट नेबर है जेड का जिसके पास कुछ सिक्के हैं, कुछ सिक्के हैं। और कितने सिक्के हैं, एंड ही हैज वन कॉइन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ हिम, और उसके पास उतने सिक्के हैं जितने की उसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम। भाई एक जेड का इमीडिएट नेबर है, उसके पास कुछ सिक्के हैं, कितने, जितने पर्सन उसके लेफ्ट में बैठे हैं उससे एक कम सिक्के उसके पास है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड एंड बी। जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड एंड बी, ये भी बेटा जो जेड एंड बी का इमीडिएट नेबर है जे। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड एंड बी। The amount of money W has is the same as the sum of the number of coins of all the persons sitting to the left of him. बेटा W के पास पता है कितने सिक्के हैं, W के पास उतने सिक्के हैं जितने जितने की लोग इसके लेफ्ट में बैठे हैं, और उन सबका जो टोटल सम है, उन सबका जो टोटल सम है वो सिक्के W के पास है। जितने पर्सन W के लेफ्ट में बैठे हैं और उन लोगों के पास जितने सिक्के हैं उसका जो टोटल सम है वो सिक्के W के पास है। H इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ W। देखो W के इमीडिएटली लेफ्ट में H है, तो हमने सिंगल पर्सन W को बैठाया, W के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे कौन है, H है। H इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ W। एंड वर्ड किसके लिए है, H के लिए। H इज थर्ड टू द राइट ऑफ I, और जो H है वो I के थर्ड राइट पर है। ये जो H है ना वो I के थर्ड राइट पर है, तो I को मैं यहां बैठाऊंगा, I के थर्ड राइट पर H है। चलिए साहब अगला पॉइंट, इमीडिएट नेबर ऑफ यू हैज वन कॉइन लेस देन हिम। इमीडिएट नेबर ऑफ यू, इमीडिएट नेबर ऑफ यू, इमीडिएट नेबर ऑफ यू हैज वन कॉइन लेस देन हिम, यानी कि यू के पास जितने सिक्के हैं, यू के पास जितने सिक्के हैं उससे एक कम सिक्का यू के इमीडिएट नेबर के पास है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स कैरिंग सम कॉइन। देखो एक्स का एक इमीडिएट नेबर है जिसके पास कुछ सिक्के हैं, एक्स का एक इमीडिएट नेबर है जिसके पास कुछ कॉइन्स हैं, ठीक है, कुछ सिक्के हैं। चलिए, है ना, W इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ U। W U के इमीडिएटली लेफ्ट में है, ये जो W है ये U के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पर है। एंड कॉमा वर्ड किसके लिए है, W के लिए। W इज सेकंड टू द राइट ऑफ X। W किसके सेकंड राइट पर है, X के। W किसके सेकंड राइट पर है, X के। चलिए, J सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। जो J है वो G के थर्ड लेफ्ट पर है। भैया G के थर्ड लेफ्ट पर, 1 2 3, G के थर्ड लेफ्ट पर किसको बैठाना है, J को बैठाना है ना। Z इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। Z V के सेकंड राइट पर है, जो Z है वो V के सेकंड राइट पर है। V के सेकंड राइट पर कौन है, V के सेकंड राइट पर कौन है, V के सेकंड राइट पर, V के सेकंड राइट पर Z है। हु वर्ड किसके लिए, V के लिए। V इज एट ऑफ द एंड। ओके, जो V है, सॉरी, जो Z है वो V के सेकंड राइट पर है। V के सेकंड राइट पर कौन है, Z, है ना। Z इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। V के दाईं ओर दूसरा Z है। एंड हु इज एट एंड, जो V है वो एक किनारे पर है। अगर V किनारे पर है इसका मतलब बाकी के पर्सन सब इस साइड बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गए टोटल 11 लोग। ठीक है बाबू, अब देखो इस पॉइंट को पढ़ो जरा। Z और B के बीच में, Z और B के बीच में J है। अब अगर ये Z है तो बेटा मैं B को यहां नहीं बैठा सकता,
तो 100% मुझे बी को यहां बैठाना पड़ेगा और इन दोनों के बीच में कौन है, जे। अब बेटा इस वाली हिंट को पढ़ो, जे के थर्ड राइट पे जी है, जे का थर्ड राइट 1 2 3, ये जी है। अब बेटा इस वाले पॉइंट को पढ़ो, ये चार लोग एक साथ आएंगे, ये चार लोग एक साथ सिर्फ यहीं आ सकते हैं, एक्स एच डब्ल्यू यू, है ना, और x के सेकंड लेफ्ट पे आई है, x के सेकंड लेफ्ट पे आई है, ये आई हो गया। और बेटा बचा कौन, बचा है p, तो ये p। तो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो बाबू सिटिंग अरेंजमेंट तो आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी, सिटिंग अरेंजमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है कि सिक्के कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। U has same number of coins as the number of person sitting between him and the person has 2 coin। बेटा U के पास पता है कितने सिक्के हैं, U के पास उतने सिक्के हैं जितने की U और जिसके पास 2 कॉइन है, इनके बीच में जितने भी लोग बैठे हैं उतने सिक्के U के पास हैं। चलिए अब हम सिक्के कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, सिक्के का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अरेंजमेंट तो हम सभी ने बना ली। अब देखो सिक्के का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले आप इस वाली हिंट को पकड़ो, सबसे पहले आप इस वाली हिंट को पकड़ो। Z के एक इमीडिएट नेबर के पास कुछ सिक्के हैं, Z के एक इमीडिएट नेबर के पास कुछ सिक्के हैं और उतने सिक्के हैं जितने इनके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम। अब आप लोग मुझे बताओ, जो Z का इमीडिएट नेबर P है, क्या P के पास कुछ सिक्के हो सकते हैं, क्या P के पास कुछ सिक्के हो सकते हैं? सर कंडीशन के हिसाब से P के पास एक भी सिक्का नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि P के इमीडिएटली लेफ्ट में एक पर्सन बैठा है, सॉरी P के लेफ्ट में एक पर्सन बैठा है और उससे एक कम, यानी कि 0 सिक्के P के पास हुए। तो कंडीशन के हिसाब से P के पास तो सिक्के नहीं बनते, तो सिक्के बनते हैं बेटा J के पास। अब J के पास कितने सिक्के होंगे, जितने की इसके लेफ्ट में पर्सन है ना उससे एक कम। J के लेफ्ट में 3 पर्सन है, तो 3 से एक कम 2 सिक्के हैं J के पास। तो यहां से सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट करने की शुरुआत होगी। वेल डन प्रियंका, शाबाश। यहां से सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूशन करने की शुरुआत की जाएगी। अब आप पढ़ो बेटा ये वाला पॉइंट, U के पास सिक्के दो। देखो U के पास कितने सिक्के हैं, जितने की U और जिसके पास 2 सिक्के हैं, इनके बीच में जितने भी पर्सन है उतने सिक्के U के पास हैं। तो इनके बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा U और जिसके पास 2 सिक्के हैं इनके बीच में 6 पर्सन है, तो U के पास 6 सिक्के हैं, U के पास 6 सिक्के हैं। अच्छा चलिए अब बेटा इस वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। W के पास भी कुछ सिक्के हैं और इमीडिएट नेबर ऑफ X, X का एक इमीडिएट नेबर है उसके पास भी कुछ सिक्के हैं। अच्छा जो X का इमीडिएट नेबर है 2 है, H के पास सिक्के नहीं हो सकते। पूछो क्यों? क्योंकि कोई भी 2 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं बैठेंगे जिनके पास सिक्के हैं। तो जो X का इमीडिएट नेबर है जिसके पास सिक्के हैं वो बेटा G है, G। तो G के पास सिक्के होंगे। ओके अब U के पास कितने सिक्के हैं बेटा, इमीडिएट नेबर ऑफ U, इमीडिएट नेबर ऑफ U, U के पास कितने सिक्के हैं, U के इमीडिएट नेबर के पास जितने सिक्के U के पास हैं उससे एक कम। तो U के पास 6 सिक्के हैं, तो 6 से एक कम 5 सिक्के W के पास है, 5 सिक्के W के पास है। और बेटा W के पास कितने सिक्के होंगे, W के पास उतने सिक्के हैं जितने इनके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं, इनका जो टोटल सम है वो सिक्के W के पास है। तो बेटा लेफ्ट में इन दोनों का टोटल सम होना चाहिए 5। तो बेटा 2 सिक्के यहां है तो 3 सिक्के यहां है। तो ये सिक्के बेटा, ये सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इंजेक्शन इस तरीके से लगा कि पता ही नहीं चला कि हमारे इंजेक्शन लग चुका है। हाँ जी, तो इतना खतरनाक सा क्वेश्चन इतने प्यार से सॉल्व हुआ कि आपको एहसास भी नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। तो जितना पेशेंस हम अपने अंदर रखेंगे, जितना कॉन्फिडेंस हम अपने अंदर रखेंगे, उतने ही प्यार से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। जितना हड़बड़ाहट हम करेंगे, जितनी जल्दबाजी हम करेंगे, उतनी ही गड़बड़ क्वेश्चन के अंदर होगी। क्योंकि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन में अगर एक भी सिंगल पॉइंट आपने जल्दबाजी में गलत पढ़ लिया या गलत समझ लिया तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो हमें हर पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। किसी भी सिंगल पॉइंट को समझने और पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? हाँ जी, लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
एक और क्वेश्चन बना लो बेटा, इतनी जल्दी पेट मत भरो इन क्वेश्चन से। हाँ। चलिए। चलिए साहब, करो कोशिश। एट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। हाँ जी, 8 दोस्त हैं, ABCDEFGH, और सबका फेस नॉर्थ में है, और सब अपना बर्थडे एक एक महीने में सेलिब्रेट करते हैं। टोटल 8 महीने हमें दे रखे हैं, हर महीने में किसी न किसी व्यक्ति का बर्थडे सेलिब्रेट हमें करना है, हैप्पी बर्थडे टू टू करना है उसका, ठीक है। चलिए साहब, तो अब हम इनको इनका बर्थडे सेलिब्रेट करवाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए डी के दाईं ओर तीसरा है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। तो डी को हम बैठा सकते हैं सिंगल पर्सन को, और ए इसके थर्ड राइट में है, 1 2 3, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हुज बर्थडे इन द मंथ विच हैज 30 days। अब आप ये देखो, जो दिए गए महीने हैं उनमें से 30 दिन के महीने कौन कौन से हैं। सर जनवरी 30 का नहीं है, फरवरी 30 का नहीं है, मार्च 30 का नहीं है, अप्रैल 30 का है, मई 30 का नहीं है, जून 30 का है, जुलाई अगस्त 30 का नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ए और जिसका बर्थडे 30 दिन के महीने हैं उनके बीच में एक व्यक्ति है 30 में, या तो जून है या फिर अप्रैल है। अप्रैल और जून 2 महीने हमारे पास है, तो ये हिंट है, हमने साइड में लिख ली। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन अप्रैल। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है, तो बेटा ये भी हिंट है हमारे लिए। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अप्रैल, हमें नहीं पता अभी अप्रैल कहां पर है, ठीक है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन जून, जून के थर्ड लेफ्ट में है ना, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जून, ये भी हिंट है हमारे लिए, ये भी हमने साइड में लिख ली। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी, जी सिट्स लेफ्ट ऑफ डी। देखो जो जी है ना वो डी के लेफ्ट में है, और मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी, तो बेटा 2 से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही बैठ सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि टोटल 8 लोग ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जी और डी के बीच में 3 से ज्यादा लोग हम बैठा ही नहीं सकते, तो 2 से ज्यादा लोग 3 ही बैठ सकते हैं। एच एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। देखो एच और बी में से कोई भी डी के साथ नहीं आएगा, एच और बी में से कोई भी डी के साथ नहीं आएगा। एच एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ठीक है साहब। हाँ जी। एफ्स बर्थडे इन द मंथ विच हैज लेस देन 30 days। इसका मतलब जो एफ है उसका जो बर्थडे है वो फेब में है,
क्योंकि लेस देन 30 डेज फरवरी। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एफ जो है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। द वन हुज बर्थडे इन जनवरी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन अप्रैल। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में कौन है? जनवरी। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में कौन है? जनवरी। तो अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में कौन है? एच। तो एच का जो बर्थडे है वो जनवरी में है, एच का बर्थडे जनवरी में है। द वन हुज बर्थडे इन मार्च सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन जनवरी। जनवरी के सेकंड राइट में मार्च है। तो भैया मेरे ख्याल से यहाँ पे अब हमें अप्रैल को बैठा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिंक हो रही है। देखो ये कह रहे हैं कि ए और जिसका बर्थडे 30 यानी कि जून अप्रैल के बीच में एक का गैप है, तो या तो ये जून है या ये अप्रैल है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ए और ये डी। एक बार मैं इसको लेता हूं जून और एक बार मैं इसको लेता हूं अप्रैल। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में कौन है? एच। तो 1 2 3 ये हो गया एच, और जून के थर्ड लेफ्ट में कौन है? बी। 1 2 3 ये हो गया भाई साहब बी। यहाँ पे जी को भी बैठाओ, ठीक है। चलिए साहब, ओके। और जो एच है उसका बर्थडे जनवरी में है ना? हाँ जी। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में कौन है? अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है। तो यहां पर मैं अगर अप्रैल को बैठाऊं तो बेटा अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है, ये अप्रैल नहीं हो सकता क्योंकि इसके थर्ड लेफ्ट में एच यहाँ नहीं आएगा। ये अप्रैल नहीं हो सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में एच यहाँ नहीं आएगा क्योंकि जो एच है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। ये अप्रैल नहीं हो सकता, ये अप्रैल हो सकता है, इसके थर्ड लेफ्ट में एच आ जाएगा, है ना? इसके थर्ड लेफ्ट में एच आ जाएगा। और इसके थर्ड लेफ्ट में एच, ये अप्रैल नहीं हो सकता क्योंकि इसके थर्ड लेफ्ट में एच नहीं आ सकता। ये अप्रैल हो नहीं सकता, ये अप्रैल हो नहीं सकता, ये अप्रैल हो नहीं सकता, तो यही अप्रैल है। और इसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 ये हो गया एच। अब यहां पर जून को बैठाओ। बेटा ये जून नहीं हो सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में बी नहीं आ सकता। ये जून नहीं हो सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में बी नहीं आ सकता क्योंकि बी डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। ये जून हो नहीं सकता, ये जून हो नहीं सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में बी नहीं आएगा। ये जून होगा नहीं, ये जून होगा नहीं, ये नहीं होगा, तो यही जून है। और इसके थर्ड लेफ्ट में बी है। 1 2 3 ये हो गया बी। तो ये वाली हिंट भी कंप्लीट हो गई, 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 ठीक है। और जो एफ है वो इमीडिएट नेबर ऑफ डी नहीं है, तो एफ डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये एफ है और ये मंथ हो गया फेब, ठीक है। एफ डी का इमीडिएट नेबर नहीं है तो ये एफ है और ये मंथ हो गया फेब। ये वाली हिंट भी हमने कंप्लीट कर ली। अभी तक हमारी दोनों ही पॉसिबिलिटीज एकदम परफेक्ट है, कोई भी पॉसिबिलिटी गलत नहीं है। द वन हुज बर्थडे, अच्छा मार्च, द वन हुज बर्थडे इन मार्च सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जनवरी। जनवरी के सेकंड राइट में मार्च है, एच जनवरी है, जनवरी का सेकंड राइट 1 2, तो ये मार्च हो गया, ठीक है। जनवरी का सेकंड राइट 1 2 और ये मार्च नहीं हो सकता, इसका मतलब ये संभावना गलत हो गई, ठीक है। द वन हुज बर्थडे इन जुलाई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। सी के सेकंड राइट में जुलाई है, ये सी नहीं हो सकता क्योंकि सी के सेकंड राइट में जुलाई नहीं आ सकता, तो ये सी है। सी के सेकंड राइट में कौन है? सी के सेकंड राइट में जुलाई है, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ ई डजंट बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। ई यहां आएगा, और जो ई के इमीडिएट नेबर है इन दोनों में कोई भी अगस्त को पैदा नहीं हुआ, तो भैया अगस्त को पैदा होगा जी। अगस्त को पैदा कौन होगा? जी। शाबाश प्रियंका, प्रियंका ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। और जो बी होगा बेटा वो मई में पैदा होगा। कौन सा महीना बचा? मई। और ये अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी एकदम परफेक्ट हो गई, एकदम परफेक्ट, ठीक है। हाँ जी बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट में पता है कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जैसे ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, आपको अपने घर पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये जैसे ये क्वेश्चन हुआ, इससे पहले वाला क्वेश्चन हुआ, इससे पहले वाला क्वेश्चन हुआ, इन क्वेश्चंस को पता है आपको क्या करना है? अपने घर पे एक ही क्वेश्चन को आपको 5 बार बनाना है, 5 बार। एक ही सिंगल क्वेश्चन को आपको 5 बार बनाना है। हाँ, अगर आपका पहली बार में आंसर आ जाता है तो भी आपको 4 बार और इस क्वेश्चन को बनाना है, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो इन क्वेश्चंस में अगर आप एक्स्ट्रा लेवल का कॉन्फिडेंस चाहते हैं, एक्स्ट्रा लेवल की स्पीड चाहते हैं, तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल इन दोनों ही चैप्टर के लिए सजेशन है कि आपको मल्टीपल क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट है लिमिटेड क्वेश्चन की, लेकिन
इन्हीं लिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप यही क्वेश्चन अपने घर पे 5 बार बनाना। पहली बार बनाओगे तो हो सकता है 15 मिनट लगेंगे, दूसरी बार बनाओगे हो सकता है 12 मिनट लगेंगे, तीसरी बार बनाओगे हो सकता है आपको 10 मिनट लगेंगे, चौथी बार बनाओगे इसी सेम क्वेश्चन को हो सकता है आपको 9 मिनट लगे। लेकिन 5वीं बार में मैं एक गारंटी ले रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में बना दोगे। तो बस यही आपको सिंगल क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है, इससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाएगा। तो भैया शादियों का सीजन चल रहा है, आप जानते हैं, है ना? जी हाँ। तो कल हमारे घर में एक मैरिज है, शादी है, मतलब मेरी कजिन, मेरी मासी की लड़की की शादी है। हाँ जी, हमें फिर से अपने घर जाना पड़ेगा, होम टाउन अलीगढ़। वो शादी अलीगढ़ में ही है, और जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं जाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि आजकल भैया रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, ये तो अपनी ज़िंदगी में बिजी है, इसको तो अपनी लाइफ देखनी है, इसको बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने जीवन के अलावा ये तो अपना ही जीवन जी रहा है बस। तो इस चक्कर में हमें क्या करना है, शादी अटेंड करनी पड़ेगी कल। और कल अगर हम शादी अटेंड करेंगे तो आज हमारी क्लास जो अब होगी सीधा कब होगी, सीधा परसों को होगी। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।